ना लेंस मेकर देखो ना एलसीआर देखो, ना लेंस मेकर्स देखो ना एलसीआर देखो, बस देखो तो देखो 90% पार देखो, वो भी फिजिक्स में। तो गाइज आज की इस वीडियो को शुभारंभ करते हैं। आज मैं आपके सामने ले चुका हूँ टोटल 150 एमसीक्यूज दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इस 150 एमसीक्यूज को अगर आप लोग सॉल्व कर लोगे आज, तो मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ आपको एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। फटाफट यार चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दे, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में। इसके बाद आपके इसलिए मैं केमिस्ट्री पर, मैथ्स पर, बायोलॉजी पर वीडियोस लाऊंगा, और आज जो सब्जेक्टिव पर और भी कुछ कुछ वीडियोस अपलोड होंगी, तो उसको देख लेना यार, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि इफ द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एट द पॉइंट इज। तो इसका अच्छे से हिंदी में देखते हैं कि यदि धन आवेश से किसी बिंदु की दूरी बढ़ती है, धन आवेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज से कोई बिंदु का अगर डिस्टेंस वो बढ़ता है, डिस्टेंस अगर बढ़ेगा, तो बिंदु का जो पोटेंशियल यानी कि पॉइंट, उस पॉइंट का पोटेंशियल वो क्या होगा। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल गाइज क्या होगा, ऑब्वियस है कि इसका जो पोटेंशियल है वो घटेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो गाइज बी है वो करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं फटाफट हम लोग कि टू चार्जेस स्पेयर मतलब यानी कि ये दो स्फेयर है, वो फुल्ली चार्ज है। जो ये मान लिया Q1 यहाँ पर चार्ज है, यहाँ पर Q2 है। ठीक है, इस पॉइंट का चार्ज Q1 है, का Q2 है, समझिए अच्छे से। आर सेपरेटेड एज डिस्टेंस D, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, D है। एक्सर्ट ए फोर्स F, उसके बीच का जो लगने वाला फोर्स बल जो है वो F है गाइस, ऑन ईच अदर। इफ चार्जेस आर डबल, मान लीजिए चार्ज जो है वो डबल किया जाता है, 2Q1 2Q2, बिटवीन दैम इज डबल द फोर्सेस, तब जो है वो फोर्स वो कितना होगा। तो अब देखिए आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे। F बराबर क्या होता है, KQ1Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर चूंकि दो चार्जेस का बात हो रहा है, तो चलिए F1 लेते हैं, और जब उसको डबल करते हैं तब, तो जब F2 करेंगे, है ना, F2 जब करेंगे तो क्या होगा, 1/KQ1Q2 अपन आर स्क्वायर, ये 2 होगा, है ना। अब एक चीज देखिए, F1 F2 हो गया, वहां तक समझे आप लोग। अब हम लोग जब उसको डबल करेंगे तो F1 अपॉन F2 इक्वल टू जो ऊपर में चार्ज था बाई नीचे में चार्ज था, तो 1 बाई सिंपली क्या आएगा, ऊपर नीचे कट जाना है, क्योंकि Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर ऊपर भी था और Q1 Q2 आर स्क्वायर वो नीचे भी था, कट जाएगा तो 1/K होगा। तो F1/F2 इक्वल टू 1/K। समझ में आ रहा ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला से इतना हम लोग डिराइव किए। चलिए आगे देखते हैं इसके बाद। तो इसके बाद हम लोग जब फर्दर सॉल्व करेंगे, है ना, जब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे दोबारा, तो ये सिंपली हमारे सामने F इक्वल टू क्या आएगा। ठीक है, या फिर देखिए यहाँ पर जब उसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो सिंपली यहाँ पर F1K इक्वल टू K2 F2, तो K बराबर क्या आएगा, F2/F1 आएगा ना, यहाँ पर 2F2/2, तो सिंपली यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा, F, क्योंकि F ही आएगा लास्ट में, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, F1 ही, एक ही F बचेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं फटाफट, क्या है कि द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड पोटेंशियल V इज, मतलब रिलेशन बताना आपको किसके किसके बीच का, इलेक्ट्रिक फील्ड का और पोटेंशियल का, है ना। तो चलिए दोनों के बीच का रिलेशन गाइस क्या हो जाएगा, सिंपली आप लोग बताएं फटाफट। तो दोनों के बीच का रिलेशन क्या होता है, E इक्वल टू माइनस dV/dx, E इक्वल टू माइनस dV/dx। ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट होगा, एग्जाम में आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जैक बोर्ड के द्वारा प्रकाशित है। पिछले साल 2022 का ये मॉडल पेपर है, ये आ सकता है गाइस, पक्का मैं बता रहा हूँ, इससे बाहर एक भी नहीं पूछेगा। अ पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी। ए पॉजिटिवली चार्ज रॉड मतलब ये कोई धनात्मक यानी कि पॉजिटिवली चार्ज रॉड जो है वो कोई ऑब्जेक्ट से अट्रैक्ट होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट से अट्रैक्ट होता है, तो वो ऑब्जेक्ट वो क्या हो है, वो ऑब्जेक्ट क्या है, वो नेगेटिवली चार्ज है, क्या वो न्यूट्रल है, या फिर आइदर नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल, या फिर ये चुंबक है। तो चौथा का उत्तर क्या होगा, सिंपली वो ना ही वो नेगेटिवली है और ना ही वो न्यूट्रल है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है गाइस वो करेक्ट है, वो नॉर्मली है। ठीक है, या फिर नहीं आइदर, सॉरी, यहाँ आइदर का है, आइदर है, नाइदर नहीं है, आइदर लिखा हुआ है, दैट मीन्स या फिर वो नेगेटिवली रहेगा और या फिर वो न्यूट्रल रहेगा, ये दोनों रहेगा तभी जो है वो अट्रैक्ट होगा, अगर पॉजिटिवली रहेगा तो अट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट हम लोग देखते हैं। इफ अ डाइलेक्ट्रिक बी इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देन द वैल्यू ऑफ its capacitance. If a dielectric be introduced
इफ अ डाइलेक्ट्रिक बी इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ ए प्लेट, यदि एक समानांतर यदि एक समानांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों की बीच की जो परावैद्युत डाला जाए तो उसकी धारिता का मान क्या होगा। तो उसका धारिता का मान गैस क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं फटाफट। वो जो है इंक्रीज करेगा, ऑप्शन नंबर जो गाइस बी है ना वो करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर गाइस 6 क्या बोल रहा है कि ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, यानी कि जब ओम्स लॉ कब वैलिड होता है टेम्परेचर एक और कंडक्टर के लिए, यानी कि जब टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर जब लो रहेगा तब वैलिड होगा ओम्स लॉ, या जब हाई रहेगा तब वैलिड करेगा, या जब वेरिंग रहेगा तब ओम्स लॉ वैलिड होगा, या फिर कांस्टेंट रहेगा तब वैलिड करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर फटाफट आपको बताना है, आंसर क्या हो जाएगा। जब टेम्परेचर ऑफ एक कंडक्टर जो है वो कांस्टेंट रहेगा तब जो ओम्स लॉ वो वैलिड होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं फटाफट। द एग्जांपल ऑफ नॉन ओमिक रेजिस्टेंसेस, मतलब एक नॉन ओमिक रेजिस्टेंस का आपको एक एग्जांपल देना है नॉर्मली। तो 7 का उत्तर क्या हो जाएगा, वो नॉन ओमिक रेजिस्टेंस का एग्जांपल क्या है, वो डायोड है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं फटाफट कि किरचॉफ्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स आर कंसीक्वेंस ऑफ, मतलब जो किरचॉफ्स का पहला और दूसरा लॉ है, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, वो किसके बराबर है, मतलब वो किस लॉ पे बेस्ड है, और दूसरा कि कौन से कंजर्वेशन पे बेस्ड है। क्या वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, क्या वो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड एनर्जी रेस्पेक्टिवली पे बेस्ड है, या फिर कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज पे बेस्ड है, ये आपको बताना नॉर्मली। तो क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर क्या हो जाएगा, सिंपली कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड एनर्जी रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन नंबर गाइस बी जो है वो करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए अब हम लोग फटाफट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है ना। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 1 कूलम्स ऑफ चार्ज, 9 का तो बहुत आसान है ना, 6.25 में 10 to the power 18। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ए चार्ज Q इज इनक्लोज्ड बाय ए गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस है ना, गॉसियन सरफेस में कौन सा चार्ज Q है, इनक्लोज्ड है। ठीक है, स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर, स्फेरिकल है ना, स्फेरिकल है ना। चलिए स्फेरिकल सरफेस है मान ले, है ना, स्फेरिकल सरफेस है, इसका चार्ज कितना है Q है, रेडियस कितना है गाइस R है। इफ द रेडियस इज डबल, मान लीजिए इस रेडियस को वो डबल किया जाता है, देन द आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब बाहरी सतह का जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो कितना होगा। तो गाइस एक तरह से जान लीजिए गॉस लॉ का एक प्रॉपर्टी है, गॉस लॉ का 4 जो है प्रिंसिपल्स है, उसमें से ये एक प्रिंसिपल है। ठीक है, तो आपको ये बताना नॉर्मल कि जब आपका रेडियस को उसको डबल किया जाएगा, रेडियस को बढ़ाया जाएगा थोड़ा डबल, नॉर्मली मान लीजिए रेडियस इतना है, इसको बढ़ा करके इसका और डबल कर देंगे। ठीक है, तब जो है हम लोग का इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर, 10 का क्या हो जाएगा, रिमेन्स अनचेंज्ड। तो गाइस इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो थोड़े चेंज होगा। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते किसको है, उस सरफेस से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जो नंबर होता है उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। तो अगर इसको हम लोग बड़ा करेंगे या छोटा करेंगे तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना कम हो जाएगा या फिर ज़्यादा हो जाएगा, क्या नहीं ना, कोई चेंज नहीं होगा। तो उसका जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा, मतलब रिमेन्स अनचेंज्ड। चलिए क्वेश्चन, तो गाइस यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग 11 को देखते हैं। 11 क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर शांति से। The specific resistance of a rod of copper as compared to that of thin wire of copper is, the specific resistance of a rod, कोई एक रॉड का specific resistance है ना of copper as compared to that thin wire of copper, मतलब कोई specific resistance, मतलब एक रॉड है, इसका specific resistance को जब हम लोग कंपेयर करते हैं पतला वायर के कॉपर से, तो क्या होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसमें ज़्यादा रहेगा कि इसमें ज़्यादा रहेगा, आपको ये बताना है। ठीक है, तो हमको इसका देखते हैं, इसका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा, वो जो दोनों का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वो सेम रहेगा। ठीक है, दोनों में कोई बदलाव नहीं आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का गाइस ऐसा यूनिट आपको बताना है, तो आंसर क्या होगा, वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर जो डी है गाइस वो करेक्ट है। 13 बताना है आपको, ए वायर ऑफ पी इज हाफ द डायमीटर एंड हाफ द लेंथ ऑफ वायर क्यू of similar material, the ratio of resistances P to the that Q is। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली ऑप्शन नंबर जो गाइस सी है 2:1 इज करेक्ट है। 14 देखते हैं। द नेम ऑफ मटेरियल विच गिव लेस रेजिस्टेंस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, नेम द मटेरियल विच गिव लेस रेजिस्टेंस,
कौन से वैसे वो मटेरियल है जो गिव लेस रेजिस्टेंस विथ इंक्रीज। जब हम लोग इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर में तो हमको लेस रेजिस्टेंस यानी कि कम रेजिस्टेंस मिलता है। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा गाइस, ऑप्शन नंबर जो सी है सिलिकॉन, वो करेक्ट है। 15 देखते हैं, एन इलेक्ट्रॉन इंटर्स परपेंडिकुलर टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो है इलेक्ट्रॉन परपेंडिकुलरली एंटर करता है, परपेंडिकुलरली एंटर करता है। द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी, तो इलेक्ट्रॉन का गाइस पाथ वो क्या होगा, वो पैराबोलिक होगा, सर्कुलर होगा, लिनियर होगा, स्पाइरल होगा। तो 15 का आंसर क्या होगा गाइस, वो सर्कुलर होगा, सर्कुलर पाथ में आएगा तभी वो 90 डिग्री में एंटर करेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 16 का आंसर। If EA be the electric field strength of a short dipole at point on its axial line and EE that on equatorial line at the same distance, then तो 16 का गाइस आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली EA इक्वल टू 2EE। तो ऑप्शन नंबर गाइस जो बी है वो करेक्ट होगा, मतलब वो इक्वल रहेगा दोनों, है ना, एक दूसरे के। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। टू पैरेलल कंडक्टर्स, दो पैरेलल कंडक्टर्स से कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन। अगर एक ही डायरेक्शन में लोग दोनों एक ही करंट फॉलो करते हैं, करंट देते हैं, है ना, एक ही डायरेक्शन में इसी दिशा में, तब जो है क्या होगा, तो वो अट्रैक्ट करेंगे, क्या वो रिपेल करेंगे, ये बताना है आपको। तो वो अट्रैक्ट करेंगे दूसरे से, एक दूसरे से अट्रैक्ट, चिपकेंगे गाइस। ठीक है, एक ही करंट अगर देना एक ही दिशा में तो चिपकेगा ना, ऑब्वियस है। चलिए यहाँ पर आपको बताना है क्या, यूनिट ऑफ कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर, कैपेसिटर का कैपेसिटी का यूनिट आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 18 में। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी, फैराड, फैराड होगा। ठीक है, 19 का आंसर देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ, एम्पियर सर्कुलर लॉ गाइस क्या बोलता है। 19 का उत्तर क्या हो जाएगा, सिंपली बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट एल, ये क्लोज इंटीग्रल। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है, यही बोलता है ना एम्पियर सर्कुलर लॉ। प्रूव कराऊंगा, टेंशन की कोई गुंजाइश नहीं है, बस वेट करें, वीडियो आ रही है, शाम तक अपलोड होंगी। सब्सक्राइब रखें चैनल को। अ चार्ज क्यू इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, मान लीजिए कोई चार्ज है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी से मूव कर रहा है, सच इज वेलोसिटी बी, वेलोसिटी उसका बी है, विथ परपेंडिकुलर टू बी, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, देन द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज, तब एफ बराबर क्या होगा, एफ बराबर क्यू बी बी होगा, क्या क्यू बी बी होगा क्या, यस, ये आप लोग कहीं पढ़े होंगे, है ना, ये प्रूव करने का ही है। उसका कितना आया था आंसर, क्यू बी बी आएगा एफ बराबर। चलिए एक्सप्रेशन फॉर लॉरेंज फोर्स, ये आपका इस बार भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लेना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली ऑप्शन नंबर जो सी है गाइस वो करेक्ट है, एफ बराबर क्यू और ब्रैकेट के अंदर ई प्लस वी क्रॉस बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप एट द मैग्नेटिक इक्वेटर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप का वैल्यू क्या होगा मैग्नेटिक इक्वेटर में, इक्वेटर मतलब बीच बीच में, मैग्नेटिक इक्वेटर में। तो यहाँ पर एंगल ऑफ डिप का वैल्यू आपको बताना है 22 में। 22 का आंसर क्या होगा, सिंपली 0 डिग्री, है ना, 0 डिग्री होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 23 देखते हैं। व्हाट इज द एंगल ऑफ डिप एट अ प्लेस वेयर द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो व्हाट इज द एंगल ऑफ डिप, यहाँ पर एंगल ऑफ डिप बताना है आपको, एट अ प्लेस वेयर द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक एंड जो इक्वल रहेगा दोनों के। तो इसका 23 का आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली ऑप्शन नंबर जो आपका सी एफ 45 डिग्री वो करेक्ट होगा। चलिए 24 देखते हैं। द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इनसाइड अ बार मैग्नेट, मतलब एक बार मैग्नेट के अंदर में अगर मैग्नेटिक लाइन्स का फोर्स वो क्या होगा, फोर्स का मैग्नेटिक लाइन्स क्या होगा। ठीक है, बार मैग्नेट का इनसाइड में। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली आर फ्रॉम एस पोल टू नॉर्थ पोल, मतलब साउथ पोल से नॉर्थ पोल, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ मैग्नेटिक लाइन्स। 25 का आंसर देखते हैं। द मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ आर, तो मैग्नेटिक एलिमेंट्स जो है अर्थ का मैग्नेटिक एलिमेंट्स वो क्या है, ये अर्थ मान लीजिए, उसके मैग्नेटिक एलिमेंट, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स मुख्यतः पाए जाते हैं, आपको ये बताना है मैग्नेटिक एलिमेंट्स कौन कौन से पाए जाते हैं, तो इनमें से कौन कौन सा उसका उदाहरण है ये बताना है आपको। सिंपली सी होगा इसका, थ्री क्वांटिटीज दैट डिस्क्राइब मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द अर्थ। ठीक है, 3 क्वांटिटीज दैट डिस्क्राइब मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। 26 देखते हैं यहाँ पर हम लोग कि एफ 50 mH coil carries a current of 4 एम्पियर, द एनर्जी स्टोर्ड इन इट्स जूल्स। तो इसमें एनर्जी का फॉर्मूला आपको सिंपल लगा देना है ना, कौन सा 1/2 mv स्क्वायर से निकलेगा क्या, mv स्क्वायर से नहीं निकलना है इसका आंसर। ठीक है,
तो गाइस देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसका उत्तर मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करूंगा, या फिर अगर आप लोग बोलो तो एक जितना भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन उसके लिए एक स्पेशल वीडियो आएगी। स्पेशल वीडियो में बस न्यूमेरिकल भरा लेगा, 10 न्यूमेरिकल दे दूंगा, उससे से 5 या 2 लड़ जाएंगे, इतना लोग जान लीजिए। तो उसको ये आप लोग चाहते हो तो कमेंट डाउन करें, नहीं तो इसका उत्तर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका उत्तर गाइस सवाल आप लोग करेगा ना, इंपॉर्टेंट है, जैक तरफ से आया हुआ है। तो 26 का उत्तर गाइस आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो देखिए इसमें आप लोग, इसको मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। देखिए इसका उत्तर आप लोग कैसे बनाओगे, तो E इक्वल टू 1/2 MB² से बनेगा। तो LI² का फॉर्मूला आपको लगाना है। L मतलब आपका ये, ठीक है। तो MH का जो है वैल्यू L इसमें पुट करना है, I के जगह में आपको इसको पुट कर देना है, और I² है तो I में जब इसको रखोगे ना तो इसका वैल्यू आ जाएगा। तो इसका वैल्यू का कितना आएगा 26 का, 26 आएगा 0.4 जूल। चलो 27 का उत्तर देखते हैं, 27 देखते हैं। द पोलरिटी ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज फाउंड बाई, ये कोई भी इंड्यूस्ड EMF का पोलरिटी हम लोग को कैसे मिलता है। तो 27 ये मतलब कौन से लॉ पे बेस्ट है, 27 आपको नॉर्मल ये बताना है, तो वो लेंज लॉ पे बेस्ट है। ऑप्शन नंबर जो सी है, वही है गाइस, सी है ना, बी सी, चलिए सी ऑप्शन नंबर वो सही है। तो 28 देखते हैं, प्रोटॉन, ए ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल ऑफ हैव सेम इक्वल काइनेटिक एनर्जी, कंपेयर द रेडियाई ऑफ देयर पास व्हेन नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड। 28 का देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा, 1:√2:1। ऑप्शन नंबर गाइस बी जो है वो करेक्ट है। चलिए, अ करंट ऑफ 10 एम्पियर is passing through a long wire which has semiconductor loop of the radius 20 cm solid figure magnetic field produced by center। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आपको सिंपली बताना है ना। मैग्नेटिक फील्ड 10 एम्पियर करंट दिया हुआ है आपका, और रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर, है ना। तो लगाइए फॉर्मूला, क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना बी का, है ना। तो बी का क्या था उसको लगाना है। तो गाइज ये आपका न्यूमेरिकल सवाल है जिसका मैं आपको उत्तर जो है वो आपको भेज दूंगा। किस पे भेजूंगा, टेलीग्राम में, या फिर आप लोग बोलो तो स्पेशल वीडियोस के लिए जरूर लाऊंगा। तो इसका उत्तर मैं आपको बता दे रहा हूँ। 29 आप लोग जब सॉल्व करोगे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला से, तो इसका उत्तर गाइज क्या हो जाएगा, सिंपली 29 का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो गाइज बी है, 5πμ टेस्ला, ये करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज इन अ सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स एज शोन इन फिगर, द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB विल बी। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली ऑप्शन नंबर जो सी है ना, 1 वोल्ट, वो करेक्ट है ना। मतलब ये करंट है वो 2 एम्पियर का, 2 एम्पियर का करंट है, ठीक है, शोन फिगर, तो इस प्रकार से, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, सिंपली शोन फिगर, हाँ चलिए ये है। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है VA माइनस VB का। तो पहले VA निकाल लें आप लोग, VA निकाल लें, फिर VB निकालें। VA निकालने का पोटेंशियल ऑफ VA और पोटेंशियल ऑफ VB दोनों का माइनस कर दें, तो वो उत्तर आपका आ जाना है। तो जो उत्तर कितना आना है आपका 30 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसका मैं आपको निकाल के स्पेशल वीडियो बस न्यूमेरिकल पर ही लाऊंगा, पिछले साल का इस साल का सब मिला जुला के, सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है। 31 देखते हैं, Why the Wheatstone bridge more accurate than other methods of measuring resistance। 31 का आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली Why the Wheatstone bridge, क्यों Wheatstone bridge जो है वो एक्यूरेट है अलग मेथड से, इस अलग मेथड की तुलना से अगर किया जाए तो, क्योंकि वो जो एक नल मेथड है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। 32 देखते हैं, 3 इक्वल कैपेसिटर्स इच विथ कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर, देन व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस गाइस क्या होगा, ए और बी के बीच में। 32 का आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सिंपली ऑप्शन नंबर जो गाइस बी है 3C, वो करेक्ट होगा। इक्वल कैपेसिटेंस वही होगा, ठीक है। ये 33 देखिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो इसको नहीं पढ़ना है। 34 जो इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ लेना है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इक्विपोटेंशियल से मान लीजिए कोई क्लोज्ड पाथ है, इसमें से यहाँ पे हर पॉइंट पे सेम पोटेंशियल रहे, उसी को क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यहाँ पर एंगल बताना है किसके बीच, इलेक्ट्रिक फील्ड का, इक्विपोटेंशियल सरफेस का। 34 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 90 डिग्री ऑलवेज, हमेशा 90 डिग्री रहता है, ठीक है। 35 देखते हैं, व्हेन मैग्नेट इज मूव्ड विथ इट्स एन पोल टुवर्ड्स ए क्लोज्ड कॉइल। मान लीजिए कोई मैग्नेट वो मूव करता है उत्तर की दिशा में, है ना, टुवर्ड्स ए कॉइल, क्लोज्ड कॉइल, द नियरेस्ट एंड ऑफ द कॉइल एक्ट्स एज
सामने वाला एंड कौन होगा कॉइल का, ठीक है। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल। ऑप्शन नंबर गाइस ए है वो करेक्ट है। इस प्रकार 35 ऑब्जेक्ट ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट सेटिस्फाइड बाय एन इलेक्ट्रिक चार्ज। इनमें से कौन सा प्रॉपर्टी जो है इज नॉट सेटिस्फाइड, मतलब ये वो इलेक्ट्रिक चार्ज को वो फॉलो नहीं करता है, संतुष्ट नहीं होता है, ठीक है। इसमें सिंपली आपको ये बताना है। तो कौन सा है, सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स, ऑप्शन नंबर जो गाइस डी है वो होगा, क्योंकि टोटल चार्ज कंजर्वेशन ये तो नहीं होगा, वो तो फॉलो करता है ना, ऑबे करता है ना। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये भी ऑबे करता है। टू टाइप ऑफ चार्ज ये भी फॉलो करता है, बट सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स ये कुछ लग नहीं रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस इज पॉसिबल। इनमें से कौन सा चार्ज जो पॉसिबल यानी कि संभव है, मतलब कौन सा वो हो सकता है चार्ज का एग्जाम्पल। तो इसका उत्तर क्या होगा, 5.8 इंटू 10⁻18 कूलम, है ना। 3.2 इंटू 10⁻18 कूलम, 4.5 इंटू 10⁻19 कूलम, 8.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो गाइस जितना सारा भी देखिए चार्ज जो है ये सब, है ना, ये जो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज, तो किसी का ऐसा चार्ज देखें कि 11 इंटू 10⁻19 कूलम, आप लोग किसी का चार्ज नहीं देखे होंगे, ठीक है। कम ही कम रहता है, तो इसमें जो कौन सा ऑबे करेगा वो 3.2 इंटू 10⁻18 कूलम, ये जो परफेक्ट है। तो गाइज यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से। इफ अ चार्ज बॉडी charge on a body is 1 and c, then how many electrons are present on the body। इसका उत्तर क्या हो जाएगा गाइस। तो इसका उत्तर मैं आप सबों से पूछता हूँ, फटाफट आप लोग कमेंट डाउन करें अगर इसका उत्तर आपको पता है तो, फटाफट कमेंट डाउन करें, क्योंकि मेरे को ये ऑप्शन से गलत लग रहा है, बट आपको अगर पता है तो फटाफट कमेंट डाउन करें। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस सी, मान लीजिए 3 कैपेसिटर्स है, तीनों कैपेसिटेंस कितना है, सी है, आर एडेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड किया जाता है, देन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तब जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वो कितना होगा। तो ये आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, ठीक है। 1/c3, तो तीनों का कैपेसिटी सी ही है, तो सी 1 1 2 3 हटा देंगे। तो इसको जब फर्दर सॉल्व करोगे ना आप लोग गाइस, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, तो c/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट होगा। चलिए ऐसा यूनिट सेल्फ इंडक्टेंस बताना आपको क्वेश्चन 5 में। सेल्फ इंडक्टेंस ऐसा यूनिट हेनरी, ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है। 6, the direction of induced current in circuit is always such that it opposes the cause due to which it is produced. This law is named as। अब क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, लेंज लॉ, इसी को तो बोलते हैं लेंज लॉ, लेंज लॉ का ही ये डेफिनेशन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं प्रॉब्लम लोग। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ गॉसियन सरफेस दैट इनक्लोजेज द 3 चार्ज्ड पार्टिकल इन फ्री स्पेस, ठीक है। तो उसमें Q1 दिया हुआ इतना -14 न्यूटन कूलम, ठीक है। Q2 दिया हुआ है 78.85 NC न्यूटन कूलम, और Q3 दिया हुआ है -58 न्यूटन कूलम। तो ठीक है, और इसका आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या होता है फॉर्मूला, आपको मैंने पहले ही बता रखा है। गॉसियन सरफेस में क्या होता है भैया, क्या होता है भैया, टोटल नेट चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। गॉस लॉ यही ना बोलता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर रहता है, टोटल नेट चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का आपको वैल्यू पता है, एप्सिलॉन नॉट का चलिए आपको वैल्यू बताता हूँ। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होगा, 8.85 इंटू 10⁻12, ये होता है एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। और टोटल नेट चार्ज कितना है, -14, ये 78, इस तीनों को जोड़ देना है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू नीचे लिख देना है। तो अब जब आपको इसको फर्दर सॉल्व करोगे ना, तो इसको उत्तर का कितना आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 का किसका कितना आएगा, 10 103 नहीं गाइज, ये लग रहा है ऑप्शन आपका गलत है। इसका उत्तर होना चाहिए 10⁻3, 10⁻3 इसका उत्तर होना चाहिए शायद। तो ये ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट है, मतलब 10⁻3 होगा, 103 नहीं, 10⁻3 होगा आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 2 पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, मान लीजिए 2 पैरेलल कंडक्टर से वो कैरिंग करंट करता है ऑपोजिट डायरेक्शन से, तब वो क्या होंगे, एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे। तो गाइस क्या होगा, रिपेल ईच अदर, रिपेल करेंगे एक दूसरे से, है ना, दूर भागेंगे गाइस। चलिए यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का गाइस यूनिट क्या है, 9 नंबर, इसको मैंने आपको बार बार पूछ रखा है, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 बताएं, 10 का उत्तर देखते हैं। विच मटेरियल हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कौन से मेटल का हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर क्या हो जाएगा, सिल्वर का हाईएस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी रहता है।
11 देखते हैं, ए पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड E, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज विल बी। अब पॉइंट चार्ज Q जो है, एक पॉइंट चार्ज है, इस प्लेस्ड, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको प्लेस किया जाता है। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द, मतलब फोर्स क्या होगा, तो फोर्स का गाइस फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2/r² या फिर KQ/r², है ना। तो जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे फर्दर, तो इसका उत्तर मैं आपको बता दे रहा हूँ, सिंपली इसका उत्तर क्या हो जाएगा, QE होगा। मतलब F बराबर, एक ये भी फॉर्मूला होता है, F बराबर QE, है ना। आप लोग ये भी पढ़े होंगे, है ना, पढ़े होंगे कहीं पे। तो ये उसका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट है। चलिए 12 देखते हैं, ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। ओम्स लॉ वैलिड ये क्वेश्चन नंबर आपका सेमेस्टर 1 में भी था, सॉरी यार, सेमेस्टर आपका सेट 1 में भी था ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, तो 12 क्या बोल रहा है कि ओम्स लॉ वैलिड कब करेगा, जब टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर मतलब कितना होना चाहिए, वो हाई रहेगा तब वैलिड करेगा, लो होगा तब वैलिड करेगा, ये पूछ रहा है। तो 12 का आंसर क्या जो है वो कांस्टेंट रहेगा तब वैलिड करेगा इस। 13 देखते हैं हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पर फिर एक न्यूमेरिकल आ गया हमारे सामने, बाप रे कितना न्यूमेरिकल है। चलिए इसको मैं आपको बाद में करा दूंगा, इस न्यूमेरिकल को मैं आपको बाद में करा दूंगा, बट इसका उत्तर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसके लिए स्पेशल वीडियो आएंगे, ठीक है। 13 का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये शायद सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला है क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला है क्या, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, मेरे को तो वही लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 14 देखते हैं यहाँ पर हम लोग, a parallel plate air capacitor has a capacitance C when it is completely filled with a dielectric constant 5, the percentage increase in the capacitance will be। तो कितना परसेंट जो है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कितना परसेंट कैपेसिटेंस सी है, एक प्लेट है उसका कैपेसिटेंस सी है, वेन जब ये कंप्लीटली फिल्ड रहे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 से, तो कितना परसेंट वो इंक्रीज करेगा गाइस, वो जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन में वो है नहीं, ऑप्शन में आपका नहीं है। जब मैंने इसको सॉल्व करा था तो इसका उत्तर आपका 400% होगा, ठीक है। तो ये उत्तर में आपका नहीं है, तो सिंपली इसका 400 होगा, जो कि उत्तर में नहीं है, बट आपको अगर एग्जाम में आता है तो 400% में ही आपको टिक लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, द फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल एट इंस्टेंट टाइम टी इज गिवन बाय, है ना। तो ये दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू इतना दिया हुआ है ना, टाइम कितना है, इतना 3 सेकंड। तो इसको आपको सिंपली कुछ करना नहीं है, एक बार डिफ्रेंशिएट करना है और टी का वैल्यू पुट कर देना है, नॉर्मली आंसर आ जाना है गाइस। तो इसको सिंपली आंसर आपका कितना आएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कितना आएगा, -10 वोल्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, द किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ दैट इज I = 0, सेकंड लॉ ये होता है किरचॉफ्स का, वेर इज सिंबल हैज यूजिंग मीनिंग द रेस्पेक्टिवली बेस्ट। तो ये कौन से लॉ पे बेस्ट है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका 16 का आंसर क्या होगा, ये बेस्ट है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। सेट 1 में था, पढ़ लेना इसको। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए रॉड ऑफ कॉपर एज कंपेयर टू दैट ऑफ थिन वायर ऑफ, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए रॉड ऑफ कॉपर एज कंपेयर टू दैट ऑफ थिन वायर इज। 17 का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है वो सेम रहेगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। चलिए 18 देखते हैं, ये भी पहले आ चुका है, मैग्नेटिक नीडल फ्री टू रोटेट इन द वर्टिकल प्लेन ओरिएंट्स इटसेल्फ वर्टिकली एट अ सर्टेन प्लेन प्लेस ऑफ ऑन द अर्थ, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ डिप एट दिस पॉइंट। तो एंगल ऑफ डिप का वैल्यू उस पॉइंट पे क्या होगा, एक चुंबकीय सुई एक ऊर्ध्वाधर तल से घूमने के लिए स्वतंत्र पृथ्वी के निश्चित स्थान पर लंबवत रूप से उन्मुख होती है, इस स्थान पर नमन कोण का मान कितना होगा। 18 का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है 90 डिग्री, वो करेक्ट है। चलिए 19 नंबर देखते हैं, द अर्थ बिहेव्स एज मैग्नेट विथ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटर अप्रोक्स द नॉर्थ टू साउथ। किस तरफ बिहेव करता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक बिहेव, साउथ से नॉर्थ की तरफ, ईस्ट टू वेस्ट, या फिर किसकी तरफ। तो 19 का उत्तर क्या हो जाएगा, साउथ से नॉर्थ। हमेशा देखिए चुंबक ना नॉर्थ साउथ से नॉर्थ की तरफ बिहेव करेगा। आप लोग एक चीज देखोगे, रस्सी में बांध करके चुंबक को ऐसे घुमाया ऐसे ऐसे, वो ऑटोमेटिकली नॉर्थ से साउथ की तरफ आ जाएगा। रस्सी में बांध ले चुंबक को और ऐसे पकड़ के, आप लोग देखिए बता रहे हैं, एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं ना, ये आपका रस्सी है, यहाँ चुंबक है, मैग्नेट है, इसको आप लोग ना इस पोजीशन में या इस पोजीशन में ऐसे मूव करें, या आपका या फिर वेस्ट ईस्ट कोई भी पोजीशन आपका डायरेक्शन हो सकता है, मूव कर स्टार्टिंग में, कुछ टाइम के बाद आपका नॉर्मली ये आपका साउथ से नॉर्थ की तरफ ही जाएगा, देख लेना है, ये आपका चुंबक जो है साउथ के नॉर्थ की तरफ ही जाएगा, फिक्स है, ये होता ही है बार बार। तो वही आपको ये क्वेश्चन है ना, इसको आंसर को लिख देना है। 20 नंबर देखते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज। मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है,
अर्थ का, ठीक है। तो 20 का वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस, ये वेरी हर जगह वेरी करता है अपने हिसाब से। 21 का उत्तर देखते हैं, द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम बिटवीन टू पैलेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस विल बी। तो 21 का उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन में डी जो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर है ना, मल्टीप्लाई में है। चलिए यहाँ पर आपका 22 देखते हैं, रेशियो बिटवीन टोटल इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटर टू पोल्स इज। रेशियो बिटवीन टोटल इंटेंसिटी, पूरा इंटेंसिटी में किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, एट इक्वेटर ऑफ द पोल्स, पोल्स के इक्वेटर में कितना होगा, है ना। 22 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज 1:1। 23 का देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिटरमाइंस द करंट थ्रू द कंडक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटी, इनमें से कौन सा वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स डिटरमाइन द करंट थ्रू द कंडक्टर, है ना, किस पे वो डिपेंड करता है। ऑप्शन क्वेश्चन में 23 देखते हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ओनली। अब कहते हैं क्वेश्चन ये आता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है। तो कोई भी एक यहाँ पर चार्ज मान लीजिए मूव कर रहा है, क्लोज सरफेस में चार्ज वो मूव कर रहा है ना, तो उसी के बीच में जो क्या बोलते हैं, वो उसी का वेलोसिटी है ना, कितना वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, एवरेज वेलोसिटी, कोई बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी नॉर्मली। 24 देखते हैं, कॉपर एंड जर्मेनियम आर कूल्ड फ्रॉम 50 डिग्री सेल्सियस एंड रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। तो रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस कितना होगा, 24 का उत्तर देखते हैं फटाफट। कॉपर डिक्रीज विद जर्मेनियम, जर्मेनियम जब इंक्रीज करेगा तो कॉपर वो घटेगा, ठीक है। चलिए फटाफट 25 का उत्तर देखते हैं, फिगर दिया हुआ है, करंट ऑफ पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट देन करंट आई। तो यहाँ पर देखिए करंट आपका दिया हुआ है, आपका किरचॉफ लॉ से बन जाएगा, किरचॉफ लॉ से बन जाएगा, किरचॉफ लॉ से बनाना है, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ लगाना है, फटाफट जंक्शन लॉ लगाना है ना, या फिर लूप लॉ लगाना है, कुछ भी, लूप लॉ नहीं, इसमें ये जंक्शन लॉ से बन जाएगा आपका। तो ये फटाफट बनना है, जंक्शन मीट कर रहा है, ठीक है। जो करंट आ रहा है वो उसको पॉजिटिव लेना है, इस साइड लिखना है, जा रहा है उसको गाइज इस साइड लिखना है, ठीक है, और फिर इसको इधर ले आना है और निकाल देना है। तो उत्तर क्या हो जाएगा 25 का, 25 का उत्तर गाइज आपका 1.7 एम्पियर, 1.7 एम्पियर। 27 देखते हैं, अ करंट कैरिंग पावर लाइन कैरीज करंट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड 1 मीटर अबव इट, इनमें से कौन सा करेक्ट है। 26 का आंसर गाइज नॉर्थ टू साउथ, आपको कुछ देर पहले बताया था, ठीक है, ये उल्टा आपका दिया हुआ है, ऑपोजिट, नॉर्थ टू साउथ। चलिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइडल सोलेनॉइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइडल सोलेनॉइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ। 27 का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है रेडियस, वो करेक्ट है। 28 देखते हैं, ए चार्ज्ड पार्टिकल मूव्स थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज ऑफ द पार्टिकल्स विल नॉट चेंज्ड, इनमें से कौन सा जो चेंज नहीं होगा। 28 का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो गाइस बी है, स्पीड, वो चेंज हमेशा नहीं होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 29 देखते हैं फटाफट, द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम व्हेन एंगल बिटवीन, मतलब कब मैक्सिमम रहेगा, जब उसके बीच का एंगल कितना होना चाहिए, कब मैक्सिमम रहेगा, ये आपको बताना है, फोर्स। चलिए कितना नंबर क्वेश्चन है, 29 है ना, 29 का वो जब एंगल उसका 90 डिग्री रहेगा तब, जब वो ऐसे बिल्कुल ऐसे रहेगा मैग्नेटिक फील्ड और करंट, ठीक है। 30 देखते हैं, 30 नंबर उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, 30 को हम लोग स्किप करते हैं, बट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ाने जगह बहुत ज़्यादा बड़ा है। 30 देखते हैं, 30 का उत्तर क्या होगा, अट्रैक्ट ईच अदर, है ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। टू थिन लॉन्ग पैरेलल वायर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, मतलब मान लीजिए समझा देता हूँ, टू थिन, दो पतले लंबे और पैरेलल वायर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, ऐसे डिस्टेंस डी, कैरी करंट आई करंट कैरी करता है सेम डायरेक्शन, तब जो है वो क्या होंगे एक दूसरे से, तो वो कैसे रिपेल करेंगे, किस फोर्स से, ये से, म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 2 पाई डी से। 31 देखते हैं, द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इनसाइड अ बार मैग्नेट, वो क्या होता है। 31 का आर फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ। तो ये गाइस आपको भी ना इससे ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, डायरेक्शन बस याद है कि साउथ से नॉर्थ तरफ जाएगा, ठीक है। घुमा फिरा कर पूछ दे तो देख लेना है, कुछ देर पहले आपको बताया था मैंने। करंट फ्रॉम ए टू बी इज द स्ट्रेट, देखिए फिर वही स्ट्रेट वायर इज इंक्रीज द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा या फिर क्लॉकवाइज होगा, तो ऑप्शन नंबर वो क्लॉकवाइज रहेगा। 33 देखते हैं यहाँ पर लोग फटाफट, इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स इज इंक्रीज्ड टू 2 टाइम्स द म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में वो कितना होगा, वो बिकम्स 4 टाइम्स, ऑप्शन नंबर जो गाइस ए है ना वो करेक्ट होगा। 34 देखते हैं, वाइज करंट डज नॉट राइज, करंट जो क्यों राइज नहीं करता इमीडिएटली इन द करंट कंटेनिंग इंडक्टेंस, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 34 का उत्तर गाइस ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो करेक्ट है। 35 देखते हैं, व्हेन 3 आइडेंटिकल बल्ब्स ऑफ 60
watt 200 watt rating are connected in series to a 200 volt supply, the power drawn by them will be। तो पावर कितना दिया हुआ है, पावर कितना होगा, तो पावर का फॉर्मूला लगा देना है ना। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो जरूर लाऊंगा यार, सब्सक्राइब रखना है, इसका बस आपको उत्तर बता दे रहा हूँ। सब्जेक्टिव पर एक स्पेशल वीडियो जरूर आएंगे। क्वेश्चन क्या है कि इफ अ सॉलिड बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज्ड बाय फ्रिक्शन इट मीन्स दैट द बॉडी हैज। यहाँ पर इसका हिंदी वर्जन देखिए, यदि कोई ठोस पिंड घर्षण द्वारा, मतलब देखिए यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि मान लीजिए कोई बॉडी है, कोई सॉलिड बॉडी है, ये मान लीजिए बॉक्स, ये सॉलिड बॉडी हुआ, ठीक है, और यहाँ पर टेबल रखा हुआ है, ये टेबल है और ये फ्रिक्शन होता है इस साइड में घसक जाता है, ठीक है, कोई भी रीजन से, मान लीजिए इसको कोई थोड़ा ऊपर उठा दिया, इसको कोई नीचे ले गया, तो ये घर्षण से ये नीचे घसक गया, उसी को फ्रिक्शन बोलेंगे, फ्रिक्शन उसी को ना बोलते हैं। तो मतलब ये जब ये नीचे तरफ घसका तो क्या, कौन सा चार्ज है यहाँ पे, तो नेगेटिवली चार्ज आया, ऑब्वियस है कि नेगेटिवली चार्ज आएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है ये आपको बताना है सिंपली, ठीक है। अब देखिए क्या वहां पर एक्वायर्ड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो ज्यादा हो जाएंगी, लॉस्ट सम प्रोटॉन, क्या वो कुछ प्रोटॉन जो है वो खो देंगे, एक्वायर्ड सम इलेक्ट्रॉन्स एंड लॉस्ट अ लेजर नंबर ऑफ प्रोटॉन, लॉस्ट सम पॉजिटिव आयंस। इसका उत्तर क्या होगा गाइस, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हासिल की, यानी कि गाइस एक्वायर्ड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो का जो संख्या है वो गाइस बढ़ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं फटाफट हम लोग। अ मेटालिक स्फीयर, ए मेटालिक यानी कि कोई एक धात्विक गोला है ना, तो ए मेटालिक स्फीयर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, यही सब इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, इसी को ऐसे ही रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर एक धात्विक गोला है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या बताना है कि द लाइन ऑफ फोर्स फॉलो द पाथ शोन इन फिगर। तो यहाँ पर जो ये फिगर आप लोग देख सकते हैं, फिगर आपका दिया हुआ है ना, तो फिगर एस ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर कौन से लाइन में जो है वो फोर्स दिखाया जा रहा है, कौन से में जो है फोर्स ज़्यादा है, दबाव ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग एक चीज़ गौर करें, है ना, क्या ये जो नीचे वाला आपको जो चीज़ दिख रहा है चौथा नंबर, ऐसा देख के नहीं लग रहा है कि इसी की वजह से ये गोला अटैच है, थोड़ा ऊपर तरफ है, नहीं तो ये थोड़ा नीचे तरफ रहता। देखिए यहाँ देखिए, ये इसका लाइन जो थोड़ा नीचे है ना, ये ना, तो ये ऐसा नहीं लग रहा है कि ये चार का जो दबाव है या फिर फोर्स है उसी की वजह से ये ऊपर तरफ उठा हुआ है। तो आंसर क्या होगा, सिंपली क्वेश्चन नंबर का 2 का आंसर होगा 4, है ना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 देखते हैं हम लोग फटाफट। अ पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड at the midpoint of a cube of side L, the electric flux emerging from the cube is। यहाँ पर क्वेश्चन है, पॉइंट चार्ज Q, एक कोई पॉइंट चार्ज Q है, पॉइंट चार्ज को हम लोग Q से मेनली इंडिकेट करते हैं, मतलब चार्ज को हम लोग Q से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, तो पॉइंट चार्ज को भी Q से हम लोग इंडिकेट यहाँ पर कर रहे हैं। इज प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यूब, मान लीजिए कोई ये क्यूब है, इसके मिड पॉइंट में, ये मिड पॉइंट हो गया इसका, यहाँ पे जो ये क्यूब पॉइंट चार्ज है, ठीक है, ऑफ साइड एल साइड में, लेफ्ट साइड में, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम द क्यूब। अब यहाँ पर आपको ये बताना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स गाइस कितना होगा। तो एक बात आप लोग अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, गॉस लॉ क्या बोलता है कि तो कोई भी मान लीजिए क्लोज्ड सरफेस में, ये क्लोज्ड सरफेस है, तो क्लोज्ड गोला वाला सरफेस ही नहीं, ये भी एक सरफेस ही हुआ, क्यूब भी एक क्लोज्ड सरफेस ही हुआ। यहाँ पे जो कोई भी चार्ज रहता है, नेट चार्ज, ये नेट चार्ज मतलब नेट चार्ज कितना है, क्यू है, पॉइंट चार्ज, और वो किसके इक्वल रहता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल रहता है कि टोटल नेट चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट के। तो आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली ऑप्शन नंबर जो आपका ए है गाइस वो करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए है ना गाइस वो करेक्ट होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, अच्छे तरीके से इसको बना ले। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, अभी और भी वीडियो आएंगे यार, चैनल को सब्सक्राइब रखिए, इस वीडियो को शेयर करें फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर डज नॉट डिपेंड ऑन, द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर डज नॉट डिपेंड ऑन। तो कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर जो है, कंडेंसर किस पे डिपेंड नहीं करता है, आपको सिंपली ये बताना है। तो ये बताना है प्लेटों की धातु यानी कि मेटल्स ऑफ द प्लेट्स में जो धातु रहते हैं उन पे जो डिपेंड वो नहीं करता है। क्वेश्चन 5 देखते हैं फटाफट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस का पहले मतलब आप लोग जान ले, इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब होता क्या है कि ये मान लीजिए कोई एक क्लोज्ड सरफेस है, फिर से ये क्लोज्ड सरफेस है ना, तो यहाँ पर जो है हर जगह
एक इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे बात करिए, या इस पॉइंट पे बात करिए, या इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे एक ही जैसा पोटेंशियल मौजूद रहे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस उसी को हम लोग बोलेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना? एक ही सेम पोटेंशियल रहे सब में, उसी को बोलेंगे इक्विपोटेंशियल। इक्वी मतलब सेम ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये बताना है कि इसमें से कौन सा इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो है प्रॉपर्टी यानी कि गुण नहीं है। ठीक है, दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर, क्या एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। The rate of change of potential and with distance of them is zero. For a uniform electric field, they are concentric sphere. They can be imaginary sphere. तो इसका आंसर क्या होगा? सिंपली 5 नंबर का ऑप्शन नंबर जो सी है गाइस वो करेक्ट है। फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर कंसेंट्रिक स्फीयर, यानी कि एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए वे संकेंद्रित गोले हैं। ठीक है, तो ये गलत है, ये सही उत्तर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 3 गो चार्ज है। ठीक है, 3q प्लस q और कैपिटल में q आर प्लेस्ड ऑन अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन में जो प्लेस किया जाता है, ये स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पर एक, यहाँ पे मान लो ये 3q है, यहाँ पे q है और यहाँ पे कैपिटल q है, और प्लेस्ड इन स्ट्रेट लाइन विथ इक्वल सेपरेशन। दोनों का, तीनों के बीच का जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है, वो सेम रहेगा। In order to make the net force on Q to be zero, on order to make the net force on Q, net force on Q कहाँ है? Q यहाँ पर है, वो जीरो है। ठीक है, the value of Q, अब यहाँ पे इसका नेट फोर्स कितना दिया हुआ है? जीरो है। जब इसका नेट फोर्स जीरो है तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि Q का वैल्यू, कैपिटल Q का वैल्यू बताना है। तो जब इसका आपका नेट फोर्स जब जीरो हो जाएगा तो इसका कितना होगा? ऑब्वियस है कि 3q जो इधर रहेगा उसी के इक्वल इधर हो जाएगा। फिर बाद में जब इधर जीरो है तो इधर का डिस्टेंस भी सेम है, इधर का सेम है। यहाँ पर आपका 3q है, ये अगर जीरो है तो भैया इधर भी सेम ही ना रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस तो तीनों को सेम है। तो इधर 3q, तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है ना वो करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इफ स्पेयर ऑफ बेड कंडक्टर इज गिवन चार्ज देन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन। क्वेश्चन में 7 का आंसर क्या हो जाएगा? इनसाइड द सरफेस। ऑप्शन नंबर सॉरी, यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? सरफेस सॉरी। ऑप्शन नंबर जो ए है गाइस वो करेक्ट होगा, सतह पर रहता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन में 8 देखते हैं। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मेटल, एक मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना रहता है? वो रहता है आपका इनफाइनाइट। चलिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमेशा इनफाइनाइट रहता है कि मेटल का। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको आपको बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंपली जूल। एनर्जी का बात है मतलब ये जूल ही होगा, ऑब्वियस है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। If positive charge is moved from low to high potential region, the electric potential energy is। तो 10th नंबर का आंसर गाइस क्या हो जाएगा? सिंपली ऑप्शन नंबर जो गाइस बी है, इंक्रीज। वो बढ़ेगा, है ना? बढ़ेगा, घटेगा नहीं, बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। A point of 4 न्यूटन, ए फोर्स ऑफ 0.4 न्यूटन, मतलब एक कोई फोर्स है, बल है 4 न्यूटन का, एक्टिंग बिटवीन 2 चार्जेस, 2 चार्जेस है के बीच में एक्ट करता है। कितना न्यूटन का फोर्स? 4 न्यूटन का। इफ द स्पेस, ये Q1 चार्ज है, ये Q2 है मान लीजिए। इफ द स्पेस बिटवीन देम इज कंप्लीटली फिल्ड विद ग्लास, है ना, रिलेटिव परमिटिविटी 8 है ना, जिसका रिलेटिव परमिटिविटी 8 रहता है, तो इसके बीच का जो स्पेस है उसको ग्लास से फील्ड किया जाता है। ग्लास यानी कि कांच वाला ग्लास। ठीक है, उसे फील्ड किया जाता है, जिसका रिलेटिव परमिटिविटी कितना रहता है? 8 रहता है। देन द न्यू फोर्स विल बी, तब उसका नया फोर्स कितना होगा? आपको ये इसका ज्ञात करना है। ठीक है, तो गाइज इसको जो है ये आपका न्यूमेरिकल सवाल हो गया, जिसको मैं आपको टेलीग्राम में इसका एक्सप्लेनेशन पोस्ट करा दूंगा, बट इसका मैं आपको सही उत्तर बता दे रहा हूँ यहाँ पर, है ना। इसका रिलेटिव परमिटिविटी वाला जो इसका फॉर्मूला है सिंपली फोर्स वाला, Q1 Q2 बाई R² से निकल जाना है। क्या रिलेटिव परमिटिविटी है यहाँ पे? Q1 Q2 का वैल्यू भी नहीं दिया हुआ है कि नहीं, ये निकलना है। ठीक है, तो गाइस इसका मैं आपको जो सही एक्सप्लेनेशन वो टेलीग्राम प्रोवाइड करूंगा, बट इसका सही उत्तर क्या होगा? डी, ऑप्शन नंबर 0.5 न्यूटन, वो करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड इज, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड इज, ऑप्शन नंबर ए यूनिफॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग, हमेशा एक समान और मजबूत रहेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 1 ग्लास इज इक्वल टू, एक गैस मतलब एक गॉस, सॉरी ग्लास नहीं, गॉस, 1 गॉस किसके बराबर रहता है हमेशा? ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 10⁻⁴ टेस्ला।
1 गॉस इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला रहेगा आंसर। द एंगल्स ऑफ डीप एट द पोल्स एंड द इक्वेटर रेस्पेक्टिवली बी। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा सिंपली 90 डिग्री एंड 0, 90 डिग्री एंड 0 रहता है, ठीक है। क्वेश्चन 15 देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक हीटर इज कनेक्टेड टू द वोल्टेज सप्लाई आफ्टर फ्यू सेकंड करंट गेट्स। मतलब यहाँ पर आपको ये बताना है कि एन इलेक्ट्रिक हीटर को, एक इलेक्ट्रिक हीटर है उसको कनेक्ट किया जाता है, मतलब वोल्टेज उसमें दिया जाता है, ठीक है। आफ्टर कुछ सेकंड बाद करंट गेट्स इट स्टडी वैल्यू, करंट जो है वो अपना स्टडी वैल्यू में आ जाता है। देन इट्स इनिशियल करंट, तो उसका पहला करंट वो क्या था वो आपको ये बताना है, पहला करंट कितना रहेगा। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा सिंपली गाइस स्लाइटली हायर देन इट्स स्टडी करंट, मतलब जो एक समान था उससे स्टार्टिंग में थोड़ा ज्यादा ही करंट फ्लो कर रहा था स्टार्टिंग में, ठीक है। स्टार्टिंग में कुछ ज्यादा करंट था, फिर धीरे धीरे घट गया, फिर एक समान हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं फटाफट हम लोग। इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 रेजिस्टेंस। 16 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा सिंपली गाइस ऑप्शन नंबर ए, द करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज सेम। 17 का उत्तर क्या होगा देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, अ सेल हैविंग एन ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड अक्रॉस ए वेरिएबल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। As the resistance R is increased, the plot of potential difference V across R is given by। तो ये चार ऑप्शन का दिया हुआ है प्लॉट। पहले जो है आपका ये पोटेंशियल डिफरेंस वो ज़्यादा रहेगा, फिर घट के रेजिस्टेंस की तरफ आएगा। ये पहले 0 रहेगा, फिर घट के आपका ये हायर तरफ हो जाएगा, फिर स्टडी हो जाएगा। ये स्टडी है देखिए, स्टडी इधर एक समान पे रहेगा, ये नीचे नहीं आएगा, स्टडी रहेगा। फिर ये हुआ, फिर पहले 0 रहेगा, फिर धीरे धीरे घट के फिर चल जाएगा स्टडी, फिर अब 0 ही हो जाएगा। और एक है कि यहाँ पर पहले 0 रहेगा, फिर धीरे धीरे आपका पोटेंशियल डिफरेंस के साथ साथ आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो ये दोनों है, ऐसा ऑप्शन है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा सिंपली क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर को जो गाइस डी है ना वो करेक्ट होना चाहिए इसका। तो ये डी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। 18 देखते हैं। In parallel combination of n cells we obtain, in parallel combination of n cells we obtain, इसका उत्तर क्या हो जाएगा सिंपली गाइस ज्यादा करंट जो ऑप्टेन करता है, मोर करंट। 19 देखते हैं फटाफट। इन व्हीटस्टोन ब्रिज आप लोग पढ़े होंगे बढ़िया से, है ना। इफ बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज्ड, और गैल्वेनोमीटर और मतलब बैटरी और गैल्वेनोमीटर को बदला जाता है, इंटरचेंज यानी कि एक दूसरे से विपरीत। मतलब यहाँ गैल्वेनोमीटर था, यहाँ बैटरी था, तो ये बैटरी को भैया उधर ले जाएंगे और गैल्वेनोमीटर को इधर ले आएंगे। देन द डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर, तब जो है गैल्वेनोमीटर में क्या बदलाव आएंगे ये आपको ये बताना। क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर, 19 का कोई भी चेंज नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। चलिए यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ रोड ऑफ कॉपर एज कंपेयर टू दैट ऑफ थिन वायर ऑफ कॉपर इज। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा, एक ही रहेगा, एक समान रहेगा, बराबर रहेगा, ठीक है। चलिए इसमें हड़बड़ाना नहीं है, आराम से, बहुत इजी क्वेश्चन है यार, ये सब मॉडल पेपर से। तो ये जैक के द्वारा ही पूछा गया, इसी के अंदर से आपका क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। द रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय मैंगनीज इज। 21 का उत्तर क्या हो जाएगा, नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर जो ए है गाइस वो करेक्ट है। 22 देखते हैं फटाफट। करंट फ्लोज थ्रू यूनिफॉर्म स्क्वायर फ्रेम्स एज शोन इन द फिगर, इन विच केस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द फ्रेम नॉट जीरो। इसी में यह बता रहा है करंट फ्लो थ्रू यूनिफॉर्म स्क्वायर फ्रेम्स, मतलब करंट जो है वो यूनिफॉर्म एक समान का, सब तीनों चारों स्क्वायर आप लोग देख सकते हैं, है ना। तो ये स्क्वायर है, वहां पर आपको ये बताना है कि करंट जो है करंट फ्लोज थ्रू यूनिफॉर्म स्क्वायर फ्रेम्स एज शोन इन फिगर। तो यहाँ पे जो करंट वो फ्लो कर रहा है, ठीक है, कहीं से फ्लो कर रहा है मान लीजिए। इन विच केस द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द मास फ्रेम इज जीरो। आपको ये बताना है कि कौन से केस में मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ फ्रेम, मतलब यहाँ पे जो है जीरो रहेगा, पॉइंट एकदम बीच में वो जीरो रहेगा मैग्नेटिक फील्ड। आपको ये बताना है तो कहाँ कैसे करंट आना चाहिए तब वो जीरो रहेगा, ठीक है। तो 22 का गाइस आंसर क्या हो जाएगा सिंपली, तो जब ऊपर से जब जाएगा, देखिए जब करंट जो है वो ऐसे जाएगा, इस ऐसे जब जाएगा ना, तो ये जो है आपका वैल्यू वो जीरो रहेगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि बी का जो वैल्यू होगा जीरो रहेगा तब। तो ये जो है स्टडी स्टेट, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। 22 हो गए, फटाफट हम लोग का 23rd देखते हैं। हम लोग 23rd देखते हैं गाइस यहाँ पर हम लोग, और हाँ ये चलिए यही है। तो यहाँ पर देखिए प्लॉट ज़्यादा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23rd देखेंगे क्या है। The correct plot of the magnitude of magnetic field B versus distance R from center of the wire is। यहाँ बताना कि जो करंट प्लॉट कौन वाला है मैग्नेटिक फील्ड B के लिए और डिस्टेंस R के लिए,
सेंटर ऑफ द वायर ऑफ रेडियस आर, ठीक है, इसके लिए तो कौन सा करंट इसमें करेक्ट कौन ला, ये है। फटाफट को बताना है क्या कौन सा आंसर होगा, गाइस ये जो है हमको सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा, इसका ऑप्शन नंबर जो गाइस बी है वो करेक्ट होगा। चलिए 24 देखते हैं हम लोग। A current carrying loop is placed in a uniform magnetic field. The torque acting on it does not depend upon, किस पे डिपेंड नहीं करता है, आपको ये बताना है। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली वो एरिया ऑफ द लूप नहीं, वैल्यू ऑफ द करंट नहीं, मैग्नेटिक फील्ड नहीं, नन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर जो डी है गाइस वो करेक्ट होगा। 25 देखते हैं गाइस। नो फोर्स एक्ट्स ऑन द चेंज फायर थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द एंगल बिटवीन इट्स वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज, ठीक है। तो इसका उत्तर नो फोर्स एक्ट, मतलब कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है ऑन द चेंज फायर्ड थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द एंगल बिटवीन इट्स वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका उत्तर क्या होगा सिंपली 25 का पाई होगा, ठीक है, पाई होगा। चलिए 26 देखते हैं। व्हेन अ मैग्नेटिक compass needle is carried nearby to a straight wire carrying current, then यहाँ ये बताना है कि जब एक मैग्नेटिक कंपास जो रहता है आपका, निडल इज कैरिड नियर बाय टू स्ट्रेट वायर, जब उसको एक स्ट्रेट वायर के सामने लाया जाएगा, कैरिंग करंट, देन तब जो है करंट, कैरिंग करंट वो कितना क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, द स्ट्रेट वायर कूज अ नोटिसेबल डिफ्लेक्शन इन द कंपास निडल। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा गाइस, ए बी, कौन सा करेक्ट होगा, ए या फिर बी। ए में क्या दिया हुआ है, द स्ट्रेट वायर कूज ए नोटिसेबल डिफ्लेक्शन, मतलब कुछ डिफ्लेक्ट करेगा नोटिसेबल, या ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। द alignment of the needle is tangential to an imaginary circle with straight wire its center and has a plane perpendicular to the wire, वो जो है सेंटर और प्लेन की जो है परपेंडिकुलर रहेगा। तो आंसर कौन क्या होना चाहिए, सी जो है वो करेक्ट होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो सी है गाइस वो करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका 23 का देखते हैं, 26 था, सॉरी 26 का गाइस ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट होगा, ठीक है। 27 देखते हैं फटाफट हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मैग्नेटिक फोर्स, तो इनमें से जो कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है मैग्नेटिक फोर्स के लिए, ठीक है। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स डू नॉट ओबे न्यूटन्स लॉ। तो यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है कि मैग्नेटिक जो है फोर्स वो ओबे नहीं करता है किसको, न्यूटन्स का थर्ड लॉ को, ठीक है। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है, एवरी एक्शन विच हैज एन ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, है ना। तो वही होगा, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो ओबे नहीं करता है किसको, न्यूटन्स का थर्ड लॉ को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। Two alpha particles have the ratio of their velocities as 3:2 on entering the magnetic field. If they move in different circular path, अगर वो different circular path में move करते हैं, then the ratio of the radii of their paths is, तब जो उसका ratio of radii का कितना होगा, मतलब रेशियो कितना होगा radii का, ये आपको बताना सिंपली। तो 3:2 ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ना गाइस वो करेक्ट है। चलिए 29 देखते हैं। डू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑलवेज फॉर्म क्लोज्ड लूप, क्या एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है हमेशा क्लोज्ड लूप में ही रहता है। 29 यस, हमेशा जो क्लोज्ड लूप में रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। 30 देखते हैं। द इंड्यूस्ड ईएमएफ एलडीएल अपॉन डी टी इज एनालॉगस टू, 30 का आंसर क्या होगा, फोर्स के एनालॉगस रहता है। 31 देखते हैं। With a decrease of current of primary coil 2 ampere of zero value in 0.01 second, the EMF of generating the secondary coil is 1000 volt. The mutual inductance of the two coil is, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ 31 का गाइस उत्तर मैं आपको टेलीग्राम में भेजूंगा एक्सप्लेनेशन के साथ, फटाफट टेलीग्राम में ज्वाइन होना है। सबका उत्तर भेजूंगा, जितना भी न्यूमेरिकल में मैं आपको बता रहा हूँ सबका उत्तर भेजूंगा, ठीक है। 31 का फिलहाल उत्तर मैं आपको बता दे रहा हूँ। 31 का उत्तर आपका आएगा 5.0 हर्ट्ज, ठीक है, एच। 32 भी एक न्यूमेरिकल ही है, इसका उत्तर मैं बता दूंगा आपको। ए कॉइल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली टुवर्ड डाउनवर्ड एंड इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 to 18 टेस्ला इन 0.1 सेकंड। एरिया ऑफ कॉइल इज 2 मीटर स्क्वायर एंड रेजिस्टेंस 5 ओम। इंड्यूस्ड करंट विल बी, इंड्यूस्ड करंट कितना होगा, इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला लगा देना है इसमें, सिंपली जो दिया हुआ है उसको पर लिख देना है, इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला लगा देना है, पुट कर देना है, आंसर आ जाना है इसका। तो इसको भी उत्तर जो है मैं आपको टेलीग्राम में सेंड कराऊंगा पूरा डेरिवेशन के साथ, बट इसका उत्तर मैं बता दे रहा हूँ। इसका उत्तर होना चाहिए आपका 2 एम्पियर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा। फटाफट टेलीग्राम में जुड़िए, जितना ऑब्जेक्टिव उसके लिए न्यूमेरिकल है उसके लिए। अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर कैरिंग करंट आई लाइज इन एक्स वाई प्लेन विथ इट्स सेंटर एट ऑरिजिन, द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एक्स वाई प्लेन इज, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एक्स वाई प्लेन इज, इसका आंसर क्या होगा 33 का, ऑप्शन नंबर डी 0।
34 का उत्तर कौन लग करेक्ट है? नॉट करेक्ट, स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। ठीक है, 34 का उत्तर क्या हो जाएगा? लेंस लॉ इज कंसिक्वेंस ऑफ लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट, ये करेक्ट नहीं है। चलिए 35 देखते हैं आंसर। द सेल्फ इंडक्टेंस एल ऑफ द सोलेनॉइड ऑफ लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए विथ अ फिक्स्ड किसके में रहता है? तो इसका आई एंड ए इंक्रीज, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होना चाहिए। फटाफट